नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण के दो हिस्सा को पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोग देखे थे कि अवतल दर्पण क्या होता है और उसके उपयोग को देखे थे, उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को देखे थे। यानी अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह हिस्सा था जिसके बाहरी भाग पर हम पेंट किए हुए थे, और बाहरी भाग पर पेंट करने के साथ उसमें से प्रकाश का परावर्तन किसी एक बिंदु स्रोत पर जा रहा था। इसके अलावा उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की जो विशेषता थी, प्रतिबिंब की विशेषता है कि उसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बन रहे थे। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा, बड़ा या बराबर बन सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। ये था उसका विशेषता। इसके अलावा उसका जो उपयोग था वो हजामती दर्पण के रूप में उसका उपयोग किए थे। यानी ये अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में सैलून सब में किया जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग ENT डॉक्टर जो है वो रोगियों की आंख, कान, नाक, गला इस सब को देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा उसका उपयोग जो है गाड़ी के हेडलाइट में भी होता है। तो हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इन सारे चीजों को, तो एक बार हम लोग पुनरावृत्ति किए उसकी। चलिए आगे देख। वह हिस्सा जिसके भीतरी भाग पर पेंट किया हुआ रहेगा उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। यानी देख लीजिए यहाँ पर दो इमेज ड्रॉ किया हुआ है, इसमें ये अवतल दर्पण का इमेज है और ये उत्तल दर्पण का है। यानी गोलीय दर्पण का वह हिस्सा जिसके भीतरी भाग पर पेंट किया हुआ होगा उसी को हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की खास विशेषता ये है कि उसमें केवल और केवल वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण की एक खास विशेषता और है कि इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होने के कारण ही इसका उपयोग ड्राइवर के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ताकि ये दूर से आ रही वस्तुओं का प्रतिबिंब या दूर से आ रही गाड़ियों का प्रतिबिंब आसानी से बनाए। और काल्पनिक बनाता है तो सीधा बनाता है, और जो पीछे से जो आ रही गाड़ी है उसका प्रतिबिंब भी ये सीधा बनाएगा। तो यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग ड्राइवर के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, पीछे देखने वाले आईना के रूप में। इसके अलावा इसका उपयोग ट्रैफिक लाइट में भी होता है। यानी उत्तल दर्पण के ये सारे उपयोग थे। अब देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख पद जो हैं या गोलीय दर्पण से संबंधित जो तथ्य हैं उनको समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हीं सारे बिंदुओं से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल का आपका सवाल होगा, अंकिक प्रश्न होगा, वो सब इन्हीं बिंदुओं से मिलता जुलता होगा। इसके अलावा अगर हम ये जानना चाहेंगे कि किसी भी दर्पण के सामने में वस्तु कितनी दूर पर रखी हुई है और वस्तु कहाँ रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, यानी कि उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, इसको समझने के लिए हमको इन 5 से 6 बिंदुओं की चर्चा करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला है ध्रुव, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा है वक्रता त्रिज्या, चौथा है फोकस, पांचवा है फोकसांतर या फोकस दूरी, और छठा है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इन 6 बिंदुओं की चर्चा करनी होगी और इसमें जो है हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा बारी बारी से। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ध्रुव क्या होता है, उसके बाद वक्रता केंद्र समझेंगे। तो ध्रुव क्या होता है समझिए ध्यान से। उससे पहले हम दो इमेज यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं, इनको थोड़ा सा गौर से इस पर ध्यान दीजिए तो आपको आसानी से ध्रुव समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर का हम इमेज ड्रॉ किए हुए हैं, एक इसको बीच से काट किए हुए हैं, एक तरफ जो है हम इधर देख लीजिए बाहर से पेंट किए हुए हैं। जब बाहर से पेंट करते हैं गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें बाहर से पेंट किया हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, आप लोग बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में फटाफट। अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसको अंदर से पेंट किया हुआ होगा वो उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उत्तल दर्पण। तो अब देखिए कि यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण लिए हुए, चलिए हम फिर से आपके सामने हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसलिए कि देखिए इस तरह से इसमें हम बाहर से पेंट कर दिए और फटाफट देखिए बाहर से पेंट कर दिए। और इसमें क्या करेंगे, अब कह रहा है पहला पद क्या है? ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? तो चलिए यहाँ देखिए ध्रुव का परिभाषा लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण के सतह का मध्य बिंदु। यानी गोलीय दर्पण का सतह तो यही है, देखिए ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण का सतह तो यही, क्या हुआ, गोलीय दर्पण का सतह तो यही है। इस गोलीय दर्पण के सतह का जो मध्य बिंदु होगा, यानी कि ये गोलीय दर्पण जो है उसके सतह का मध्य बिंदु ये होगा, मध्य बिंदु, इसी को ध्रुव या पोल कहेंगे। यहाँ देखिए गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पी कहते हैं, इसको यानी पी द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण का सतह, तो देखिए दर्पण का सतह तो यही ना होगा, ये
पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सतह ही है, और सतह का किसी एक दर्पण को हम लेंगे। जैसे अगर गोलीय में अवतल पढ़ रहे हैं तो अवतल को, या उत्तल पढ़ेंगे तो उत्तल को लेंगे। तो अवतल को अगर हम यहाँ पर रखे हुए तो इसके सतह का मध्य बिंदु ये होगा, इसी को कहेंगे ध्रुव यानी कि पोल, इसको P द्वारा सूचित करेंगे। दूसरा बिंदु जो है देखिए वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी ध्यान दीजिए इस चीज पर कि गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का भाग है, तो खोखला गोला तो इसी खोखला गोला का ये भाग है, बीच से काट लिए, मान के चलिए हटा दिए इसमें से, तो ये जो है खोखला गोला का भाग है। पर क्या कह रहा है कि खोखले गोले के उस केंद्र को, जरा देखिए ध्यान दीजिए कि इस खोखले गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे इसको, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लोग अभी समझे कि दर्पण के ध्रुव P क्या होते हैं और उसके बाद वक्रता केंद्र C क्या होता है। अब देखिए कि इन दोनों को मिलाने वाली, मान के चलिए अगर हम इस दर्पण की बात करेंगे तो इसका P यहाँ आएगा। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना, इन दोनों के बीच की दूरी, अर्थात इसको मान लीजिए कि यहाँ पर कोई C इसका होगा, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इसी दूरी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसी दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और शॉर्ट में से R कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 3 नंबर का है लिखा हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ भी सेम वही फिगर है, एक अवतल दर्पण लिए हुए हैं, इसमें दर्पण का ध्रुव P यहाँ है, वक्रता केंद्र C यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही है वक्रता त्रिज्या यानी कि R। समझ गए इस बात को? अब आगे देखिए कि अगला पॉइंट जो है वो है फोकस का। देखिए आगे फोकस क्या होता है, तो देखिए ध्यान दीजिए इस चीज पर कि हम शुरुआती समय में ही पढ़े हुए थे कि कोई भी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनेगा, जब तक कि उस वस्तु से प्रकाश की किरणें टकरा करके हमारे आंखों तक नहीं आएगी, तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, या उस वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें आपस में टकराएगी, तब जाकर के उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो उसी सिद्धांत पर यहां भी हमको समझना है कि फोकस है क्या, क्या होता है ये फोकस। तो कह रहा है सूर्य या किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यानी प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, देखिए यहाँ कह रहा है सूर्य या किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात कल्पना कर सकते हैं कि वहां मिल रही होगी। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रधान अक्ष के उस बिंदु को, देखिए प्रधान अक्ष के उस बिंदु को ही फोकस कहा जाता है। यानी उसी बिंदु को, सूर्य या किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रधान अक्ष के उस बिंदु को ही मुख्य फोकस, फोकस या प्रधान फोकस कहते हैं। देखिए उसी चीज का परिभाषा यहाँ आपको लिखा हुआ है, इसे F द्वारा, कैपिटल F द्वारा, यानी फोकस, मुख्य फोकस या प्रधान फोकस होगा तो उसे कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। और जब भी ये होगा तो हमेशा याद रखिए दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच ही होगा। यानी जब भी कैपिटल F अर्थात फोकस जो होगा, यानी कि फोकस या मुख्य फोकस या प्रधान फोकस जो होगा, वो हमेशा दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच में होगा। जब भी होगा तो ये कहाँ होगा? दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच में होगा। इसके बारे में और कुछ देखिए आगे, इसी से मिलता जुलता शब्द भी है फोकसांतर या फोकस दूरी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फोकल लेंथ। देखिए फोकस आपको समझ में आ गया। अब फोकस से ही जुड़ा हुआ शब्द जो है वो है फोकसांतर या फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? जैसे कि अभी इधर हम लोग समझे कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक उसी तरह से दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की जो दूरी होगी उसी को कहेंगे फोकस दूरी। यानी दर्पण का जो ध्रुव P होगा और दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना, मुख्य फोकस F और ध्रुव P, इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा, जो दूरी का अंतर होगा, इसी को हम लोग फोकसांतर कहेंगे या फोकस दूरी कहेंगे। देख लीजिए इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की जो दूरी होगी उसे स्मॉल f यानी फोकस दूरी कहते हैं। इसी में हम r को भी संलग्न कर दिए हैं कि r का मतलब हो गया कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी कि r कहते हैं। अब जरा समझिए इसके बाद
यानी कि इससे बहुत सारे सवाल आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे। हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे, क्योंकि लगभग ये चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है। अब देखिए कि प्रधान अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। सिंपल सा है कि जब हम लोग इसमें सारे टर्म को पढ़ लिए तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, कई बार चर्चा हो चुकी है इसमें कि प्रधान अक्ष क्या है। अब देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष का दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा जो है, मिलाने वाली सीधी, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सीधी जो रेखा है, यानी यहां से यहां तक का जो ये रेखा है, यहां से लेकर के यहां तक, यही रेखा है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसे पीसी अक्ष यानी इसे पीसी एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, पीसी एक्सिस कह देंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको कहते हैं। यहाँ देखिए इसी फिगर को फिर यहाँ बनाया गया है जिसमें प्रधान अक्ष को दिखाया गया है, यानी दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसे ही पीसी एक्सिस कहते हैं। धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें और देखते रहिए हमारा वीडियो।